बीपीएससी हिडन फैक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं 7 मई का करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम उन सभी महत्वपूर्ण खबरों की गहराई में जाएंगे जो आपकी आगामी बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। इस क्लास में हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें इतने अच्छे से समझेंगे कि एग्जाम हॉल में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो चलिए पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस सेशन को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय और आर्थिक मुद्दे, दूसरा विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, तीसरा खेल जगत के जरूरी अपडेट्स और अंत में हमारा स्पेशल एमसीक्यू अभ्यास, ताकि आज जो भी हम पढ़ें वो दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड 1 राष्ट्रीय और आर्थिक मुद्दे। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के नजरिए से ये सेगमेंट बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। अब इस नंबर 38 को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने को अपनी मंजूरी दे दी है। और हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इन 38 जजों में हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJID शामिल हैं। पहले यह आंकड़ा 33+1 था और अब ये 37+1 होने जा रहा है। ये न्यायपालिका के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। पर सवाल ये है कि आखिर अचानक इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसका सीधा सा कारण है हमारी अदालतों में लाखों की संख्या में पेंडिंग केसेस का होना। आपने अक्सर सुना होगा कि तारीख पर तारीख मिलती है। सुप्रीम कोर्ट पर लगातार बढ़ते इसी भारी बोझ को कम करने के लिए जजों की संख्या बढ़ाना बेहद आवश्यक हो गया था। इससे क्या होगा? इससे पुराने मामलों का निपटारा तेजी से होगा, पूरे न्याय प्रणाली की रफ्तार बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आम जनता को तुरंत और समय पर राहत मिल सकेगी। आखिरकार जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और ये फैसला उसी देरी को खत्म करने की एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। चलिए अब जरा एग्जाम के नजरिए से इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को डीकोड करते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रिकी सवाल बनता है जो बीपीएससी और यूपीएससी में बार बार पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की पावर आखिर किसके पास है? तो इसे हमेशा याद रखिएगा, ये अधिकार केवल और केवल हमारी संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अब इकोनॉमी की एक बहुत ही एडवांस और अहम न्यूज़ पर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी EGR, इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने हाल ही में लॉन्च किया है। आसान भाषा में समझें तो ये सोने का एक डिजिटल सर्टिफिकेट है। मतलब अब आपको फिजिकल सोना खरीद कर उसे घर या लॉकर में रखने और उसके चोरी की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप पूरी तरह से डिजिटल तरीके से सोने में निवेश और ट्रेड कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट के लिए लिटरली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले, आप जितना भी निवेश करते हैं उसके बराबर का असली फिजिकल सोना सेबी द्वारा ऑथराइज्ड वॉल्ट्स में एकदम सुरक्षित रख दिया जाता है। इसके बाद उस सुरक्षित सोने के बैकअप पर आपको एक डिजिटल रसीद जारी की जाती है। और तीसरा स्टेप, आप इस डिजिटल रसीद को शेयर बाजार में बिल्कुल आम शेयर्स की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? एकदम ट्रांसपेरेंट और 100% सुरक्षित। यहाँ से आपके एग्जाम के लिए 2-3 सॉलिड पॉइंट्स निकलते हैं। पहला, इसे NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। चूंकि ये पूरा EGR सिस्टम सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का एक बेहद सुरक्षित, पारदर्शी और कम रिस्क वाला ऑप्शन बन जाता है। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर सेगमेंट से एक और बड़ी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया कपास उत्पादकता मिशन। आप तो जानते ही हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर्स में से एक है। इस नए मिशन का मेन फोकस है आधुनिक फार्मिंग तकनीक और बेहतरीन क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करना, ताकि कॉटन का उत्पादन और उसकी गुणवत्ता दोनों बढ़ें। एग्रीकल्चर के बाद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करती है, तो इस मिशन से सीधा फायदा किसानों की इनकम को होगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफी मजबूत होगी। मैप पर याद रखिएगा, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब। खंड 2 विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चलिए देखते हैं ग्लोबल लेवल पर क्या कुछ नया हो रहा है।
विज्ञान और हेल्थ सेगमेंट से एक काफी अलर्ट करने वाली न्यूज है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस का आउटब्रेक हुआ है, जिसने ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज की चिंता बढ़ा दी है। आपने देखा होगा कि यूपीएससी और बीपीएससी को ऐसे वायरल आउटब्रेक्स पर सवाल पूछना बहुत पसंद है। तो ये हंता वायरस है क्या? यह एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा वायरस है जो मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और कृंतकों के मल मूत्र से फैलता है। और जब यह किसी जहाज जैसी बंद जगह पर फैलता है तो इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके मुख्य लक्षणों में तेज बुखार और फेफड़ों में सीवियर इन्फेक्शन शामिल है, जिससे मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगती है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो भारत और वियतनाम के बीच हाल ही में कुछ बहुत ही अहम एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ये समझौते मुख्य रूप से डिजिटल पेमेंट, कल्चर, टूरिज्म और ट्रेड के फील्ड में हुए हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में वियतनाम हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, तो रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत का ये एक बहुत ही शानदार कदम है। और हाँ, वनडे एग्जाम्स के लिए फैक्ट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। वियतनाम की राजधानी है हनोई और वहाँ की करेंसी है डोंग। खंड 3 खेल जगत। चलिए फटाफट क्रिकेट और टेनिस से जुड़े कुछ शानदार अपडेट्स देख लेते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर। भारत ने आईसीसी की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में अपनी नंबर 1 की बादशाहत बरकरार रखी है। हमारी युवा टीम का लगातार धमाकेदार प्रदर्शन, सॉलिड बैटिंग और जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप इसका सबसे बड़ा कारण है। तो बस ये याद रखिएगा, T20 में इंडिया का दबदबा कायम है और हम नंबर 1 की पोजीशन पर बैठे हैं। और टेनिस के कोर्ट से एक बहुत ही जरूरी अपडेट। यूक्रेन की प्लेयर मार्टा कोस्ट्यूक ने मैड्रिड ओपन 26 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मैड्रिड ओपन दुनिया के सबसे बड़े क्ले कोर्ट टूर्नामेंट्स में से एक है। अब देखिए, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा में बना रहता है, इसलिए वहां की किसी एथलीट की ये बड़ी जीत एग्जामिनर का ध्यान जरूर खींचेगी। इनका नाम मार्टा कोस्ट्यूक आपको अच्छे से याद रखना है। खंड 4 महत्वपूर्ण MCQ अभ्यास। अब वक्त है आज पढ़ी गई सभी चीज़ों का एक क्विक रिवीजन करने का, ताकि ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में लॉक हो जाएं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने को मंजूरी दी है? सोचिए जरा। जी बिल्कुल सही, इसका जवाब है 38। आपको याद रखना है कि इस संख्या में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। दूसरा सवाल, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी EGR किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्च इसे NSE ने किया है, जबकि इसका रेगुलेशन सेबी करता है। तीसरा सवाल सीधा एग्रीकल्चर सेक्टर से। कपास उत्पादकता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है भारत में आधुनिक तकनीक से कपास का उत्पादन बढ़ाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। इससे सीधे किसानों की आय और देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। भारत ने हाल ही में वियतनाम के साथ किन प्रमुख क्षेत्रों में समझौते किए हैं? इसका सही जवाब है डिजिटल भुगतान, संस्कृति, पर्यटन और व्यापार। और हाँ, वियतनाम की राजधानी हनोई है। ये तो आपको अब तक रट गया होगा। पांचवां सवाल खेल जगत से। ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? बिना किसी डाउट के इसका जवाब है नंबर 1। हमारे शानदार प्रदर्शन के दम पर हम शीर्ष पर बने हुए हैं। और हमारा आज का आखिरी सवाल, मैड्रिड ओपन 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इसका सही जवाब है यूक्रेन की खिलाड़ी मार्टा कोस्ट्यूक। तो दोस्तों, आज का ये मास्टर क्लास विश्लेषण यहीं पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।